Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take another set of questions that is from previous year questionnaire series. तो हम 2017 का पेपर कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट 17 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड. तो ये 18th क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट दीज क्वेश्चंस. हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास हीट कंटेंट है किसी सिस्टम का. What it is called? हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को हम किस नेम से पुकारते हैं? इसको इंथैल्पी बोलते हैं, इसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, इसको हम कंबशन एनर्जी बोलते हैं या इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. हमेशा हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का दिस इज नोन एज एंथैल्पी. इंथैल्पी को डेल्टा एच से लिखते हैं और इसी को ही हम हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम बोलते हैं. 19th क्वेश्चन हमारा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज रिप्रेजेंटेड बाय C12H22O11 प्लस वाटर और ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो गया. ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर मतलब हमारी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर. समझ रहे हैं आप? बट सीडो का मतलब कि एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है. ठीक है, एक्चुअली में ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनली नहीं होती, बट नेचुरली नहीं होती. बट मैन मेड अगर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, मींस अगर कोई इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये रिएक्शंस चेंज होके यूनिमॉलिक्यूलर चली जाएं. नेचुरली दीज आर नॉट यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बट अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं कंसंट्रेशन में, मे बी दिस इज पॉसिबल कि ये चेंज हो जाए. तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज pseudo molecular unimolecular reactions. The rate law of a reaction, next question 20th जो है वो rate law के ऊपर डिपेंड करता है. हमें उन्होंने A और B का रेट दे रखा है. कोई रिएक्शन थी और रेट इन्होंने हमें क्या दिया है? लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर N B रेज टू पावर M. ये हमारे पास इनिशियल रेट था. स्टार्टिंग में जो ये बोल रहे हैं कि हमने रिएक्शन की और रेट ये है. ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, फिर हमने क्या किया? जो कंसंट्रेशन A की थी, ठीक है, उसको डबल कर दिया तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2A. और जो B था उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, हाफ कर दिया ओरिजिनल का. अब बताओ जी न्यू रेट क्या होगा? देखिए अर्लियर रेट तो हम लिख चुके हैं. अब न्यू रेट अगर मैं बोलूं तो न्यू रेट इज इक्वल टू K. 2A था मेरे पास, ठीक है, यहां मैंने चेंज कर दिया कंसंट्रेशन, 2A की पावर N और B कितना है? हाफ B पावर M. ओके, सो रेशियो ऑफ रेट्स पूछ रहा है कि कैसे निकलेगा. फर्स्टली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले. K 2 की पावर N इंटू A की पावर N. समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2. अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो -1 पावर आएगी, तो 2 की पावर -M B की पावर M. ठीक है, अब इसको सॉल्व करें. 2 की पावर N, इसको बाहर ले लो, -M, और साथ में मेरे पास क्या बच गया? K की पावर ये साथ में आ गया और B की पावर M आ गया. अगर मैं इस चीज को और इस चीज को, बेस हमारा सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ये बन गया. बाकी चीज जो बची हुई थी मैंने इकट्ठी कर दी. अब हमने रेशियो लेना है तो मैं ले रही हूँ इनिशियल रेट डिवाइडेड बाय न्यू रेट. इसका रेशियो ले लीजिए, क्या बनेगा? देखिए इनिशियल रेट मेरे पास ये था, फाइनल रेट मेरे पास क्या है? 2 की पावर दिस वन, K A की पावर N B की पावर M. तो ये तो सेम ही है, ये तीनों टर्म्स कट हो जाएंगी. तो व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 1/2 की पावर N माइनस M. ठीक है, 1 की पावर N माइनस M. ठीक है, ये समझ आया या नहीं आया? अब हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब जो मैंने काम किया यहाँ पे, जब मैंने ऑर्डर निकाला
तो मैंने इनिशियल बाय न्यू किया है, पुराने का न्यू से, तो यहाँ लिख क्या रहा है, रेशियो ऑफ न्यू टू द अर्लियर रेट। तो मुझे न्यू ऊपर रख के इनिशियल के साथ अगर मैं इसका रेशियो बनाती तो इट इज 2 raised to power -10. So what is the right option? The right option is D option, 2n-m. Okay, so this is clear to everyone. Now the next question is, कुछ हमारे पास टर्म्स दी गई हैं और ऐसे क्वेश्चन जिसमें नॉट लिखा हो, दिस इज वेरी डेंजरस बेसिकली, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सी स्टेटमेंट को हम जल्दी जल्दी में करेक्ट वाले ढूंढ लेते हैं और नॉट पे तो हम ध्यान ही नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। नहीं वाली टर्म ढूंढनी है। केमिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। Physical absorption is reversible. Absorption energy for chemical absorption is greater than physical absorption. देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। पहला ऑप्शन वैन डर वाल्स से ही होता है, रिवर्सिबल भी होता है फिजिकल प्रोसेस। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो गलत है। वो क्यों गलत है वो देखिए, थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन को समझिए। जब भी हम एड्सॉर्प्शन करते हैं, मैं इसको लिखती हूँ ठीक है पेन से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने एड्सॉर्प्शन की टर्म्स में बात करनी है तो हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन किसी भी गैस का, लिख लीजिए, इफ वी आर डूइंग द एड्सॉर्प्शन, वॉल्यूम है किसी गैस का वो डिक्रीज कर देता है अगर हमारे पास along with, इसको ऐसे लिखिए, along with liberation of heat. Whenever we are doing absorption, volume decrease होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टर्म देखिए, अगर मैं हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर कंडीशन टेम्परेचर कंडीशन में चेंज करूं, अगर मैं हाई प्रेशर लूं, लो टेम्परेचर लूं, तो उस टाइम पे तो एड्सॉर्प्शन हमारे पास फेवरेबल है, ठीक है। और अगर मेरे पास हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, मतलब इससे रिवर्स कंडीशन है, तो यहाँ डिसॉर्प्शन वो फेवरेबल है। तो जो सेकंड ऑप्शन लिखा है वहां वो क्या लिख रहा है, देखिए ये गलत लिखा है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ना तो डिसऑर्प्शन होना चाहिए, तो ये तो गलत है। ओके, सो केमिकल एड्सॉर्प्शन यूजुअली डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाइए जेलेटिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेलेटिन सोल्यूशन जो है हमारे पास, दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग बाय एडिंग NaCl सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट नहीं होता जेलेटिन सोल्यूशन कभी भी अगर आप उसके बीच में NaCl डाल देते हैं। क्यों नहीं होता? इट हैज नो चार्ज, इट हैज flocculating value of Na positive and Cl negative ions which is very low. Every gelatin particle is enveloped by water layer. None of these. देखिए एक चीज मैं जो छोटा सा टर्म आपको बताना चाहूंगी, जो जेलेटिन है वो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है। दिस इज बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स की मतलब टर्म में अगर देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसका गोल्ड नंबर अगर देखते हैं आप, दिस इज नियरली हैविंग दिस वैल्यू। अब ये क्या करता है, मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उसके बीच में हमने ये डाल दिया जेलेटिन, जेलेटिन इसके ऊपर चला गया। अब कोई नेगेटिव पार्टिकल इसके ऊपर आएगा भी, इसने प्रोटेक्टिव लेयर बना ली जेलेटिन ने, अब नेगेटिव पार्टिकल इसके पास आएगा नहीं, तो फ्लोकुलेशन कैसे होगी? फ्लोकुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट्स कैसे बनेंगे? तो जब भी हमारे पास जेलेटिन किसी पार्टिकल्स को शीट की तरह कवर कर ले तो दूसरे चार्ज पार्टिकल इसके पास आते भी हैं तो प्रेसिपिटेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे प्रेसिपिटेट्स? क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर लेयर बन गई है, कोगुलेशन नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली
जेलेटिन मॉलिक्यूल को जब आपने NaCl में डाला, ठीक है, तो पानी तो था ही, तो एवरी जेलेटिन पार्टिकल इज इन्वेल्ड बाय वाटर लेयर, उसके ऊपर आ जाती है, तो बाकी सारे पार्टिकल उस तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये आंसर जो है सी आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इज, फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या आंसर है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा 3D के फॉर्म में ऐसे बना के दिखाऊं, मान लीजिए मेरे पास कोई यूनिट सेल है, तो लेट अस टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस, मैंने बना लिया, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर एक और ऐसे बना के दिखा देती हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी सम बट कॉम्प्लिकेटेड टाइप, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास है जहां डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पड़े हैं, समझ रहे हैं? मान लो बड़े पार्टिकल हैं, मैं ऐसे शो कर देती हूँ जो कॉर्नर्स पे पड़े हैं, और कुछ पार्टिकल्स हैं मेरे जो इनके बीच बीच में पड़े हैं, इसको मैं एम्प्टी से शो करती हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलो ऊपर वाली लेयर दिखा दी ना। अब मान लीजिए जो ये वाला है, ये मेरे पास A पॉजिटिव है, और जिसको मैंने ऐसे ऐसे करके येलो भर दिया वो B नेगेटिव है। अब हमारे किसी भी लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं, सभी को पता है। अगर कोई क्रिस्टल में से कैटायन अपनी स्पेस को छोड़कर, ऐसे लिख लीजिए, अपनी स्पेस को छोड़कर अगर वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। हमारे पास अगर मैं बोल लूं कि ये वाली पोजीशन, मान लो इसने ये छोड़ दी, ठीक है, ये जगह इसने छोड़ दी, ये नहीं है यहाँ पे पार्टिकल, ऐसे जूम करिए, ये पार्टिकल इसको छोड़ के यहाँ आ गया खाली जगह पे, तो इसने अपनी पोजीशन तो शिफ्ट कर ली है, अब है तो वो सारा जितना क्रिस्टल था वैसा ही है, बट उसने अपनी जगह छोड़ दी, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे ZNS में हो सकता है, AgBr में हो सकता है, AgI में हो सकता है, NaCl में हो सकता है, तो these are the few example of फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसके हिसाब से C जो है मेरा AgCl वो राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि शॉकी डिफेक्ट कहाँ पे आता है, शॉकी डिफेक्ट के भी क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये इस बार पेपर में पूछ ले। NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, KBr, ये सारे के सारे शॉकी डिफेक्ट्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटल थी मेरे पास कोई भी, उसका FCC स्ट्रक्चर था, ठीक है, वी आर हैविंग मेटल विच इज हैविंग FCC स्ट्रक्चर। अब मेटल में FCC स्ट्रक्चर होने से आपको पता है कि क्या चीज होती है? कोई भी स्टूडेंट, अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि FCC इट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। होता क्या है, यूनिट सेल ड्रॉ करिए, हर एक पार्टिकल में ये सारे पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही हैं 8, और हर फेस के ऊपर भी ये पड़े होंगे। फेस कैसे? जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करिए, ठीक है, 6 दीवारें दिख रही हैं आपको, ऊपर नीचे, आपके सामने वाली, आपके पीछे वाली, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो इस तरीके से 6 फेस हो गई, एक दीवार, 2, 3, 4, एक सामने वाली, एक पीछे वाली। हर एक दीवार पे अगर मैं एक एक एटम लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ 2 दीवारें मैं दिखा नहीं सकती ना, तो मुझे 2 ऐसे ही दिखने पड़ेंगे। तो 8 एटम तो मेरे यहाँ पे कॉर्नर पे हैं FCC में, और 6 मेरे पास कहाँ पे हैं? फेस पे। अब यहाँ पे इसने कुछ कैलकुलेशंस दी हैं, ये याद रखिएगा सारे स्टूडेंट की यहाँ पे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और श्योरली डेंसिटी पे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो करिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। जब भी हमने डेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई V इंटू N नॉट। Z होता है नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व, नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व कितने होंगे FCC में?
4 आते हैं। कैसे आ जाते हैं ये देखिए, 8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2, तो ये करके हमारे पास 4 आ जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन इनका इतना इतना होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ गया, तो Z का नंबर 4 आ गया। मास हमारे पास निकालना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि निकाल के दीजिए। डेंसिटी हमारी गिवन है 2.72 और n नॉट भी हमारा गिवन है, कितना दिया है 6.023 10⁻23। तो अब करना क्या है कि हमें वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी दी हुई है 2.72, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 इंटू m डिवाइडेड बाय v कितना है हमारे पास, 4 इंटू 0.4 10⁻⁻8, ठीक है। ये पिकोमीटर था। देखिए यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर में दी गई है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मैंने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। साथ में 6.023 10⁻23। whenever we are going to solve it, तो मास मेरा यहाँ से 27 ग्राम पर मोल के करीब निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्लीज इस चीज को सीरियसली लीजिए कि डेंसिटी का क्वेश्चन ही पेपर में आएगा, पढ़िए इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 6.90 मोलर KOH सॉल्यूशन इन वाटर कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। यहाँ पे भी हमसे ये चीज डेंसिटी की कैलकुलेशन ही करवा रहा है, पर ये सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो हम देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। मान लो मैं यहाँ लिखूं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन मेरा है, तो उसमें से 30 ग्राम क्या है, KOH लिखा है ना, 30% बाय मास ऑफ KOH। मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो 30 ग्राम तो मेरा KOH ही निकल गया, ठीक है। तो मैं डेंसिटी की टर्म में बात करूं तो 100/dml सोल्यूशन है, उसके बीच में कितना होगा 30/56 KOH, ठीक है। इतने मोल KOH के हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए ये चीजें जब आप करते हैं, आपको ना कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस चाहिए, इसको अच्छे से पढ़िए। पी बहादुर की बुक है, एक बहुत अच्छी बुक है, इसको कर लीजिए। जो भी एक्सपर्ट है न्यूमेरिकल्स वगैरह वहां से करिए, बाहर से नहीं आता। सारे न्यूमेरिकल आपके एज सच स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती, उसी में से आ जाते हैं। मोलैरिटी की कैलकुलेशन हमें दी गई है 6.90 मोलर, ठीक है। तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है, इसको फॉर्मूला में फिट कर दीजिए, 30/56 इंटू D/100 इंटू 1000, ठीक है। मोलैरिटी की कैलकुलेशन करके डेंसिटी क्या आप निकाल सकते हैं, हम 1.288 आ जाएगी ग्राम पर ml, ठीक है। तो इसको देखिए ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The liquid pair of benzene and toluene shows, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि इसका ना एग्जांपल्स नहीं याद रहते। तो यहाँ बेसिकली आंसर हमारा सी है, प्रैक्टिकली नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। हमारे पास बेंजीन एंड टॉलियन का पेयर था, ये पूछ रहा है कि वो किस तरीके की डेविएशंस करेंगे अपने कैरेक्टर से, ठीक है। क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का पार्ट हो जाता है, तो ये नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकली। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स पे होते हैं। तो पहली बात तो अपना यहाँ से ये याद रखिए कि मान लो मैं आइडियल सॉल्यूशंस की बात करती हूँ, आइडियल सॉल्यूशन नहीं डेविएट करते रॉल्ट लॉ से, आपको पता है। तो यहाँ ना कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, क्लोरोब्रोमाइड प्लस ब्रोमोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन, सॉरी इसको ठीक कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद आ गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनको याद कर लीजिए। आई फाउंड दिस ट्रिक ऑन यूट्यूब, इट इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड ट्रिक इन्वेंटेड बाय मैम। सो
अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो मेरे पास ये 4 पेयर हैं। अगर आपको ये ध्यान रह जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में सीधे एग्जाम्पल बेस्ड इसके कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन डेफिनेटली डेविएट करते हैं। तो इसमें ना दो तरह की डेविएशंस आती हैं। एक तो आती है पॉजिटिव डेविएशन और एक एग्जाम्पल आता है नेगेटिव डेविएशन का। और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप ये चीज याद रख लेंगे तो हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये मैंने खुद कहीं से पढ़ा था, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, इस चीज को याद करिए। देखिए, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो मीथेनॉल हो गया प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस CCl4, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अभी तक के एग्जांपल्स में क्या याद रखेंगे? पॉजिटिव डेविएशन में मीथेनॉल इथेनॉल आ गया तो सारे पॉजिटिव डेविएशन है। उसके बाद क्या याद रखेंगे? एसीटोन वाले आ गए तो एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस इथेनॉल, CCl4 प्लस टॉलीन। ओके, नाउ if we are talking about negative, HCl plus water, HNO3 plus water, water plus HCOOH, water plus CH3COOH, CHCl CH3 C6H6, CH3COOH plus pyridine, CH3COH प्लस मीथेन। ये कुछ एग्जाम्पल अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करनी है तो याद रखने हैं जितने भी अल्कोहल वाले हैं, एसीटोन वाले हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पॉजिटिव में आते हैं। नेगेटिव डेविएशन में एसिड वाले सारे, जितने भी एसिडिक ग्रुप वाले हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A piece of copper wire is immersed in the solution of silver nitrate. Color of solution becomes blue. This is due to oxidation of Cu, reduction of Cu, formation of soluble complex, oxidation of Ag. Yes. So when a piece of copper wire is immersed in the solution of silver nitrate, the color of solution becomes blue. Okay, and this is due to the oxidation of Cu, reduction of Cu, formation of soluble complex, oxidation of Ag. दिस इज अ वेरी हॉट एरिया जिसपे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन मान लो ऐसे भी आते हैं कि मान लो मैंने स्पून ले लिया कॉपर का, मैंने इसको इसमें डाल दिया, सपोज करिए मैंने ZnSO4 में डाली है, बताओ जी इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर जिंक जाएगा या क्या होगा? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप याद रखिए कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। मतलब नीचे आते आते कि पावर जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बढ़ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो खुद तो रिडक्शन करेगा, ठीक है, और बाकियों को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक है। तो मतलब नीचे वाले की रिडक्शन होनी है। अगर मैं दो स्पीसीज यहाँ पे कंपेयर करूं तो बेसिकली नीचे वाले की रिडक्शन होनी है, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होनी है। समझ रहे हैं? क्योंकि नीचे आते आते ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, तभी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी ना जब ये खुद रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर आप ऊपर जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे हमारे पास पावर टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो ऊपर वाली स्पीसीज जो है वो हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है। खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है मतलब वो तो खुद तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और बाकियों को क्या करवाएगा? लिख लीजिए,
बाकियों को क्या करवाएगा, ये ऐसे लिखिए रिड्यूस। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। So if I am just going to clear this ink from the slide. तो दो तीन चीजें हैं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ट्रिक कर लीजिए इसको। जैसे लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार, लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार, ठीक है, सानू मोहम्मद अली। ये नीचे में इतना स्पेस नहीं है तो मैं इसको नीचे वाले ऑर्डर में ही जा रही हूँ। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। फिर SNPBHCU HG AG PT AU, ये बची हुई मेटल्स हैं। इनका कैसे कर सकते हैं, देखिए लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू, सानू से सोडियम, उसके बाद मोहम्मद अली मुंबई में जाकर क्रोमोसोम आयरन वाली किडनी को निकलवा कर आए, ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, मैंने भी ये ट्रिक मैं अगेन बोलूंगी कि ट्रिक्स के लिए आई एम नॉट एक्सपर्ट, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी है एंड इट इज वेरी गुड। उसके बाद यहां से आ जाइए, तीन जने थे ना ये, ठीक है, लीवर पेशेंट थे कौन कौन, ये बाबा सहगल कुमार सानू मोहम्मद अली, ठीक है। SN मतलब तीन जने थे, तीनों लोग, ठीक है, कहाँ गए, तीनों पंजाब में हाई कैप्सूल हमसे लेकर सिल्वर पटियाला आए। 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे याद कर लीजिए। सेकंड ट्रिक क्या है मैंने बता दिया, जब आप नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कम होती है। क्या होगा, पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी ज्यादा होती है। तो मतलब अगर हम दो स्पीसीज को कंपेयर करें यहाँ से, ये हमें क्या क्या चीजें बता रहा है, एक तो मेरे पास कॉपर है, एक मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब नाइट्रेट तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, कॉपर और Ag की बात हो रही है, कॉपर ये रहा, Ag ये रहा। नीचे आते आते मैंने बोला था नीचे वाली स्पीसीज की रिडक्शन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, और ऊपर वाले की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका A करेक्ट होगा। अगर तो आपको इस चीज से याद रहता है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज नहीं पसंद आई तो एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट के तौर पे, ठीक है, जितनी मेटल आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए होती है वो आ जाएंगी। PSBC मेजेंटल, उसके बाद ठीक है चाप, याद रह जाएगा, PSBC मेजेंटल चाप। P क्या है हमारे पास, पोटेशियम, ठीक है, S क्या है, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, M मैग्नीशियम, मोहम्मद अली बोलते थे जिसको, फिर ये जिंक आ गया, I फॉर आयरन, N फॉर निकल, T फॉर टिन, L फॉर लेड। कुछ मेटल मिसिंग है पहले वाले से पर इससे भी काम चल जाता है। ये हो गया हमारा कार्बन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहाँ ना दो चीजें मिसिंग हैं, यही लगा लीजिए, इसकी ट्रिक नहीं थी, Cu एंड Hg, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सिल्वर, फिर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला इसको नीचे लिख लीजिए, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास नीचे वाली स्पीसीज की क्या होगी, रिडक्शन, और ऊपर वाले की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो ढूंढो, कॉपर था और मेरे पास क्या है, Ag। कौन हमारे पास नीचे पड़ा है, नीचे पड़ा है ये वाला जो सिल्वर है, तो नीचे वाले स्पीसीज की रिडक्शन और कॉपर की फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो बेटा,
तो सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में जरूर बता के जाना कैसा समझ आ रहा है। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय।